हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन अटेंड कर लिए थे और इसके कॉन्सेप्ट को समझा था। आइए अब हम उसी क्वेश्चन से कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ नए केस टाइप 2 के क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए बच्चे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। रमेश हैज़ हिज अकाउंट इन पीएनबी। रमेश का ना एक बैंक अकाउंट है पीएनबी। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसमें बोला है कि कैश बुक ऑन 31 मार्च 2019। रमेश की कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका जो बैलेंस था वो था 72,950। चेक सेंड फॉर कलेक्शन 43,769 वर नॉट कलेक्टेड बाय द डेट। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट, चेक फॉर ₹29344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। देखिए एक टॉपिक में ये जरा एक बात बताता हूँ कि रमेश का पीएनबी के अंदर जो है एक खाता है और पीएनबी बैंक से जब उसने अपना स्टेटमेंट निकलवाई और अपने कैश बुक के बैंक कॉलम को वो मैच कर रहा है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्म है समझने वाली, चेक सेंड फॉर कलेक्शन फॉर ₹43,769 बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द डेट। रमेश ने क्या किया, चेक जो है ना कलेक्शन के लिए भेजा। अब चेक कलेक्शन के लिए क्या मतलब होता है कि कई बार बैंक जो है ना एक बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए एक एजेंट का काम करता है। एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को बहुत तरीके की ट्रांजैक्शन जो है बैंक से लेन देन होता है। कई बार गुड्स को सेल करना पड़ता है क्रेडिट पर। जब वो क्रेडिट पे सेल करता है तो पार्टी से कुछ अश्योरेंस मांगता है। अब इस अश्योरेंस के लिए वो क्या करता है कि पार्टी से पोस्ट डेटेड चेक यानी कि आगे की डेट के चेक भरवा लेता है। अब बहुत सारा अगर आपकी ट्रांजैक्शन काफ़ी लाख से करोड़ों में होती है तो आपके पास बहुत सारी पार्टियां भी होती है। तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, जितने चेक्स आते हैं अपने अकाउंटेंट को दे देता है और अकाउंटेंट उन चेक्स को ना फिर बैंक को भेज देता है। बैंक एज अ एजेंट का काम करता है और अपने कस्टमर के लिए जो है कलेक्शन करता है इन पार्टी से, और जो भी कलेक्शन होती है उसको डिपॉजिट कर देता है अपने इस पर्टिकुलर कस्टमर के अकाउंट में। तो इसीलिए एक टर्म आती है चेक सेंड फॉर कलेक्शन, यानी कि यहाँ पर जो है हमने बैंक को भेजे हैं चेक और बदले में कुछ वो सर्विसेज के पैसा लेता भी है। 43,769 रुपीज़ हमने भेजे हैं बैंक को चेक कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, आउट ऑफ द चेक इशूड बट हिम पर अब नॉट कलेक्टेड, बट इतने के चेक जो है वो कलेक्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंक को हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा बट ये अमाउंट जो थी अभी तक पार्टी ने पेमेंट नहीं की और हमारा मंथ एंड हो गया। आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम, और कुछ चेक हमने इशूड किए। इशूड का मतलब आपने किसी को पेमेंट करनी थी। तो जब आप किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हम कहते हैं चेक इशूड। हमने जो पेमेंट करने चेक इशू किया 29,344 के वर नॉट प्रेजेंटेड, और ये जो चेक है अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। इनकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको तैयार करनी है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। आइए अब तैयार करते हैं इसकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्वेश्चन जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला काम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, पहले तो लिख लीजिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये है पर्टिकुलर, यहां है अमाउंट और यहां है डिटेल। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट था। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक। मेरा कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग जो मेरा बैलेंस था 72,950। कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस था 72,950। अब क्वेश्चन में एक बात बोली गई है कि हमने चेक भेजे कलेक्शन के लिए और 43,769 के चेक कलेक्ट नहीं हुए। ठीक है, ये बैलेंस एज पर दी कैश बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है कि जब मेरा एंडिंग बैलेंस बता रहा है कि ये बैलेंस होना चाहिए। इसको बेशक यहाँ लिख लो 72,950। ठीक है,
अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ ऐड का और यहाँ बनाता हूँ लेस का। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर ना एक रफ नोट तैयार कर लो। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे ले लो पासबुक और इसे ले लो कैश बुक। मैं कैश बुक के बैंक कॉलम को, एंडिंग बैलेंस को मैच कर रहा हूँ पासबुक के कॉलम से। और मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि जो डिटेल मेरी पासबुक में मेंशन है वही ठीक है, जो भी चीज़ मेरी पासबुक में मेंशन है वही ठीक है, और कैश बुक में जो भी डिटेल है मैं पासबुक के बैलेंस से उसको मैच करूँगा। सर पहली चीज़ यहाँ पर बोला गया है बैंक ने, आपने बैंक को चेक कलेक्शन के लिए कुछ भेजे जिसमें 43,769 के चेक जो है वो कलेक्ट ही नहीं हुए। तो आपने क्या किया होगा, 43,769 के चेक को कैश बुक में ऐड कर लिया होगा, जबकि पासबुक में उन चेक्स का कोई जिक्र ही नहीं है, वो चेक तो कलेक्ट ही नहीं हुए। तो आपने तो ये पूरे के पूरे कलेक्शन के लिए प्लस कर दिया, क्योंकि कैशियर को ये पता है, अकाउंटेंट को, कि सर ये चेक तो मेरे पास प्लस हो गए, बट पासबुक में ये चेक है नहीं, इसलिए मैंने नील बैलेंस लिख दिया। तो इस बैलेंस को टैली करने के लिए मैं क्या करूँगा, 43,769 को माइनस कर दिया। तो यहाँ हम एक एंट्री करेंगे, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर, पर क्लियर नहीं हुए। कितना है, 43,769। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इस तरीके के क्वेश्चन में ना आप एक ऐसा हर एंट्री के बाद एक फॉर्मेट बना लिया करो, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि क्या आइटम प्लस करने, क्या आइटम माइनस करने। बच्चों कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से बच्चे रट्टे लगा लेते हैं, अच्छा ये आएगा तो ये, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने एक सिंपल फॉर्मेट बनाना है जिसमें कैश बुक और पासबुक, अगर आप पासबुक से कैश बुक को टैली कर रहे हो, जो एंट्रीज मेरी पासबुक में होंगी वही एंट्रीज मेरी कैश बुक में भी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बोली गई है कि आउट ऑफ दिस इशूड चेक, आपने कुछ चेक इशू किए। इशू करने का मतलब है कि हमने उस पार्टी को कुछ चेक काट के दिए। तो यहाँ कैश बुक लिख लो और यहाँ पासबुक। किसी को अगर हम पेमेंट करते हैं ना बैंक के थ्रू, तो हम लिखते हैं चेक इशूड किया। तो आपने ये चेक इशू किया 29,344 के, तो हमने इशू किए, तो यहाँ माइनस कर दो 29,344 के, ये नेगेटिव बैलेंस आ गया। बट अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो 29,344 हमने यहाँ पर इशू किया, ओके बढ़िया है, अच्छी चीज़ है। अब पासबुक कह रही है कि भाई पार्टी ने तो ये चेक क्लियर ही नहीं किए, आपके बैंक में तो हिट ही नहीं हुए। तो जब बैंक में हिट नहीं हुए तो आपने अपनी कैश बुक के अंदर दिखा रखे, ये भी गलत है। भाई अकाउंटेंट को ये पता है कि आपने किसी को पार्टी को चेक दिया, तो अकाउंटेंट ये बिलीव करता है कि शायद सामने वाली पार्टी बैंकिंग के लिए लगा देगी और इसी महीने क्लियर हो जाएगा। बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न, मान लो पार्टी ने ये चेक लगाया नहीं है अभी तक, ठीक है, या ड्यू टू बैंक हॉलीडे की वजह से ये चेक आपके अकाउंट में हिट ही नहीं किया, और उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर पासबुक में इन चेक्स की कोई डिटेल नहीं है, तो ये तो हो गया नील। अब यहाँ एक नेगेटिव बैलेंस था, अब इस बैलेंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बैलेंस, ये ख़त्म, ये भी आ गया नील और ये भी आ गया नील। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड चेक इशूड बट नॉट क्लियर। चेक इशू तो किया पर क्लियर नहीं किया। ठीक है, 29344, ठीक है 29344। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं 72950 में, हम ऐड करेंगे 29344, तो वैल्यू आ जाएगी 102294, 102294। अब माइनस कर दो 43769, 43769, तो आंसर आएगा 58525, 58525। तो ये जो एंडिंग बैलेंस है इसे हम क्या लिखते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैलेंस था पासबुक के अकॉर्डिंग वो आ गया 58525। तो ये था मेरा क्वेश्चन यहाँ पर पासबुक का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, इसको देख लीजिए।
आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक रुपीज 75,000। कैश बुक का एक डेबिट बैलेंस जो है जो कि 75,000 है। 30 मार्च 5,000 एंड 7,000, 30 मार्च को क्या हुआ, आपने 5,000 और 7,000 ये दो चेक थे उसको अकाउंट में डिपॉजिट किया। आज एक टर्म आएगी ऑन 31 मार्च रुपीज 5,000 7,000 चेक वर डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। इसका मतलब मैं साथ साथ आपको समझा देता हूँ। जब हमें किसी से पैसे रिसीव्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, तो हम क्या करते हैं, उस चेक को ना अपने बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं, तो हम कहते हैं चेक डिपॉजिट, यूज़ करते हैं चेक डिपॉजिट। तो रुपीज़ 5,000 7,000 वर डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। ऑन 28 मार्च 3 चेक 6,000 8,000 एंड 12,000 वर इशूड बट नॉट क्लियर। 28 मार्च को आपने 3 चेक दिए अल पार्टियों को, एक 6,000 का, एक 8,000 का और एक 12,000 का, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुए। ठीक है, उसके बाद कहते हैं 31 मार्च को हुआ क्या कि आपका बैंक ने ना 1,250 रुपये एक इंटरेस्ट क्रेडिट किया। समटाइम्स बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर ना क्वार्टरली या ईयरली बेस पर एक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है जो कि 1,250 रुपये का था। सिमिलरली बैंक हैड अ चार्जेस ऑफ रुपीज़ 150। बैंक का जो चार्जेस था ना वो 150 था। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम रुपीज़ 5,000। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5,000 का, बट रिकॉर्ड 500 इन कैश बुक, और 500 रुपये हमने रिकॉर्ड किया एज अ कैश बुक। प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब हमें क्या निकालना है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखिए सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस दिया है एज पर दी कैश बुक उसको मेंशन कर देंगे। सो बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक मतलब यहाँ बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना दिया है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो कैश बुक का बैलेंस होगा ना वो डेबिट बैलेंस कहलाया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस एज पर दी कैश बुक दिया है मेरे पास 75,000 रुपये, मैंने यहाँ मेंशन कर दिए 75,000 रुपये। अब यहाँ एक कॉलम बनाऊंगा ऐड का और दूसरा कॉलम बनाऊंगा लेस का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये बोला जाता है ऑन 30 मार्च 2 चेक वर डिपॉजिट 5,000 7,000 वर डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। आपने 30 मार्च को 2 चेक डिपॉजिट किए थे। यहाँ लिख लो पासबुक और यहाँ लिख लो कैश बुक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैश बुक में एक चेक है 5,000 का और एक चेक है 7,000 का, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ 5,000 और 7,000 का। आपके अकाउंटेंट ने चेक रिसीव्ड किया पार्टी से और इमीडिएट एंट्री कर दी। अब इमीडिएट एंट्री कर दी तो पता क्या लगा कि आपने दोनों चेक तो प्लस हो गए, बट हुआ क्या कि पासबुक के अंदर तो सर ये चेक क्लियर ही नहीं हुए, क्योंकि 30 मार्च को आपने चेक अगर डिपॉजिट करोगे 31 का तो महीना होता है, और बैंक से जैसे हमने बोला कि बैंक लगभग 24 से 72 घंटे लेता है। तो अगर मान लो 31 मार्च को बैंक हॉलीडे हो गया तो चेक तो आपका 3 अप्रैल में जाके क्लियर होगा। आप रिकनसाइल करो 31 मार्च को, तो ये दोनों एंट्रीज तो पर्टिकुलर मंथ के अंदर आएंगी ही नहीं। सर पासबुक में ये एंट्रीज नहीं है, कैश बुक में हमने अकाउंटेंट ने प्लस कर रखा है, तो मैच तो होगा ही नहीं आपकी स्टेटमेंट, बैंक की स्टेटमेंट और ये आपका कैश बुक का। तो हम क्या करेंगे इसको माइनस, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी पासबुक बोल रही है वो बिल्कुल ठीक है, ये तो बैलेंस हो जाएगा नील और ये भी आ जाएगा नील। तो इसका मतलब हम लेस करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। तो 5,000 प्लस यहाँ पे लिख दो 5,000 प्लस 7,000, ये 12,000 था। ये 12,000 के चेक हम यहाँ पर, अच्छा अभी एक साथ कर लेना, ये जो माइनस किया ना इनको सबको एक साथ लगा लेते हैं। अब अगला पार्ट, जरा क्वेश्चन का अगला पार्ट देख लेते हैं। सर एक एंट्री और थी ऑन 28 मार्च 3 चेक 6,000 8,000 एंड 12,000 वर इशूड बट नॉट क्लियर। 28 मार्च को क्या हुआ कि आपके 3 चेक थे 6,000 8,000, एक और देख लेते हैं, एंड 12,000। ये आपने ना किसी पार्टी को दिए। आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम बना रहा है कि आपको 3 चेक आपने इशू किए 6,000 8,000 और 12,000 के, पर पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि पार्टी ने ये बैंकिंग के लिए लगाई नहीं है। तो आपके अकाउंटेंट ने तो अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम से माइनस कर दिए
अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे सर, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर भी ये बैलेंस आ जाएगा नील और नील, क्योंकि पासबुक और कैश बुक का बैलेंस तो मैच करना है ना। तो हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट क्लियर। कितने थे, एक था 6,000 का, एक था 8,000 का और एक था 12,000 का। ऐसे ना हर एंट्री वाइज आप एक वर्किंग नोट तैयार कर लिया करो। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, आपको ये मालूम रहेगा कि कौन सी एंट्री मुझे प्लस करनी है और कौन सी एंट्री माइनस करनी है। बस ये ध्यान रखना, याद कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। सो आओ अब हम बात करते हैं अगले पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि सर 31 मार्च को ना बैंक ने ना एक इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया था, तो 1250 रुपये आपकी पासबुक में ऐड हो गया, लेकिन अकाउंटेंट को थोड़ा पता है कि बैंक आपके अकाउंट में कुछ क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि ये तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट क्रिएट दिया ना। और अगर पासबुक में ये ऐड हुआ है, पासबुक में ऐड हुआ है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल कैश बुक के बैंक कॉलम में भी ऐड होना चाहिए। सो यहाँ पर लिख दो इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने अमाउंट से, 1250 से। अब इसमें एक चीज़ और बोली गई है, बैंक ने क्या किया, 150 रुपये एक चार्जेस काटे हैं। अब बैंक चार्जेस अपनी सर्विस दे रहा है तो 150 से एटीएम वगैरह जो सर्विस कर रहा है आपके लिए तो चार्जेस काटेगा, बट अकाउंटेंट को तो नहीं पता, वो तो स्टेटमेंट आने के बाद पता लगेगा। तो उसने बोला 150 माइनस हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ, लेस बैंक चार्जेस। ठीक है सर, 150 रुपये माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद एक एंट्री बड़ी एक दी हुई है इंपॉर्टेंट, कि बैंक ने ना जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था ना, आपकी पासबुक के अंदर ना इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है 5,000 का, और अकाउंटेंट ने कैश बुक में दिखा रखा है 500 रुपये का, यानी कि 5,000 का पेड हो रखा है, लेकिन अकाउंटेंट ने इसको माइनस कर रखा है 500। तो डिफरेंस देखो 4,500 रुपये का है डिफरेंस। भाई आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा 5,000 का, मान लो ऑटो डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, अकाउंटेंट को लगा शायद ये 500 रुपये है, तो उसने गलती से 500 रुपये की एंट्री कर रखी है। तो 4,500 रुपये और माइनस करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम के, तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम हम क्या करेंगे, 4,500 माइनस करेंगे। देखो बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कोई खर्चा जो होता है ना 5,000 का था, बाय डिफ़ॉल्ट या एररली 5,000 की जगह अकाउंटेंट ने 500 कर दिया। एक जीरो का फ़र्क तो पूरे 1,000 रुपये का फ़र्क आ गया, 5,000 कहाँ 500, 4,500 रुपये का फ़र्क, तो 4,500 रुपये हमने और माइनस किया। पहले एक काम करो, ये प्लस वाली एंट्री है इनको प्लस कर लेते हैं, 6,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 1,250, तो ये आएगा 27,250 रुपये। 27,250 रुपये में 75,000 को ऐड कर दो, 1,02,250। अब इसमें क्या करो, ये वाली जो माइनस वाली एंट्री है इनको भी पहले प्लस कर दो, 5,000 7,000 150 4,500, ये कितना आ जाएगा 16,650। तो 16,650 में माइनस कर दो 102,250, यहाँ आ जाएगा 85,600। तो 8500 600। अगर आपको ये निक नहीं रहा तो मैं अभी वीडियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊंगा, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मेरा जो एंडिंग बैलेंस आ गया, जैसे मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस कितना आ गया 85,600। इसको मैं थोड़ा सा भी नीचे की तरफ देख लेता हूँ, सो दैट आपको नीचे की जो ट्रांजैक्शन है वो भी नज़र आ जाए। तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया 85,600। देखिए यहाँ पर हमने इतने चार्जेस थे वो माइनस किए, बैंक चार्जेस दिख रहे थे 150 वो माइनस किए, इंश्योरेंस जो कि आधा दिखाया हुआ था 5,000 हुआ था, हमने 4,500 दिखाया था वो भी माइनस कर दिया। तो बैलेंस एज पर पासबुक आ गया 85,600। नोट कर लीजिए इसको।